डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की तरफ से देश में किए गए चौथे सीरो सर्वे से जिस तरह के तथ्य सामने आए हैं उनसे साफ है कि कोरोना संक्रमण को लेकर अभी सावधान रहना जरूरी हो गया है। सीरो सर्वे के अनुसार देश की 2/3 आबादी में कोरोना के एंटीबॉडी मौजूद हैं, यानी 1/3 लोगों को अब भी कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। 3 में से 1 व्यक्ति संक्रमण का शिकार हो सकता है, जो वाकई गंभीर बात है। कोरोना की दूसरी लहर के धीमी पड़ जाने के कारण देश के विभिन्न भागों में अनलॉक की प्रक्रिया तेजी से शुरू हुई है। इसकी वजह से लोगों का आवागमन तेजी से बढ़ रहा है। बाजारों ही नहीं, पर्यटन स्थलों पर भी भीड़ नजर आने लगी है। ऐसी हालत में ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव की इस सलाह के प्रति गंभीरता जरूरी है कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या किसी भी तरह की भीड़ से बचना आवश्यक है। अनावश्यक यात्रा को भी टालना चाहिए। बेहतर तो यह है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद ही यात्रा की जाए। कुंभ मेले से मिले सबक के बाद उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कांवड़ यात्राओं पर रोक लगाकर भीड़ को कम करने की कोशिश जरूर की गई है। अन्य आयोजनों में भी भारी संख्या में लोगों को एकत्रित होने से रोकने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुखिया टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस कह चुके हैं कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर अपने शुरुआती दौर में है, यानी तीसरी लहर सच साबित हो रही है, जिससे सतर्क रहना जरूरी है। वैसे इतिहास भी यह बताता है कि कोई भी महामारी एक बार में गायब नहीं होती, उसकी कई लहरें आती हैं। इसलिए तीसरी लहर से जुड़ी चेतावनियों की अनदेखी नहीं की जा सकती। राहत की बात यह है कि इस बार महामारी से निपटने के लिए टीके के रूप में बड़ा हथियार हमारे पास है। इसलिए टीकाकरण कार्यक्रम में किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। मुश्किल यह है कि एक तरफ तो लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने के लिए सरकार जागरूकता अभियान चला रही है, दूसरी तरफ टीकाकरण केंद्रों पर लोग घंटों इंतजार के बाद भी बिना टीका लगाए निराश वापस घर लौट रहे हैं। इससे साफ है कि सरकार अब भी पर्याप्त टीकों का इंतजाम नहीं कर पाई है, जिससे टीकाकरण नीति पर सवालिया निशान लगता है। तीसरी लहर खतरनाक रूप न ले, इसके लिए सरकार के साथ जनता के स्तर पर भी जागरूकता और सावधानी की जरूरत है। पाई पैराचेंज मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार से एक दिन पहले नए सहकारिता मंत्रालय के गठन की घोषणा की गई। सामान्यतः यह प्रशासनिक अमले के पुनर्गठन का ही एक अंग माना जाता, लेकिन सहकारिता मंत्री के नाम की घोषणा के साथ ही बहस छिड़ गई। कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनका नाम जुड़ने मात्र से छोटे से कार्य का महत्व
बढ़ जाता है। संविधान के अनुसार सहकारी संघ राज्य का विषय है। केवल बहुराज्यीय सहकारी संघ की केंद्र की सूची में आते हैं। इस उच्च स्तरीय नियुक्ति के साथ ही कई लोगों की भरकुटियां तन गईं। भारत में सहकारिता तंत्र को 4 भागों में बांटा जा सकता है और अगर हम इनका अध्ययन करेंगे तो कुछ मुद्दे सामने आएंगे। पहला, पिछले कुछ सालों से ग्रामीण सहकारिता क्रेडिट व्यवस्था का महत्व घटा है। इसे प्रोत्साहित करने का अंतिम प्रयास करीब 15 साल पहले किया गया था, जब केंद्र ने वैद्यनाथन समिति गठित कर उसकी सिफारिशें स्वीकार की थीं। तब से कोई नीतिगत पहल नहीं की गई है, सिवाय इसके कि केरल ने उच्च वर्गीय को ऑपरेटिव्स को एकीकृत कर केरल बैंक से जोड़ा और रिजर्व बैंक ने अन्य राज्यों को भी केरल मॉडल का अनुसरण करने के दिशा निर्देश हाल ही जारी किए। संविधान के 97वें संशोधन के तहत सहकारी संघों की भूमिका बढ़ाई गई और नियमन के नाम पर संस्थानों पर सीधे कब्जा जमाने के मुद्दे का समाधान किया गया। परंतु फिलहाल इस क्षेत्र में नए मंत्री के लिए कार्य करने की गुंजाइश काफ़ी कम है। दूसरा अहम क्षेत्र है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। बैंकिंग नियमन अधिनियम में हाल ही किए गए संशोधन और नियमन संदर्भ में बढ़ाई गई आरबीआई की भूमिका के चलते केंद्र सरकार प्रत्यक्षतः काफ़ी कम काम कर पाएगी। तीसरी क्षेत्र है माल सहकारिता का, जहां कार्य की गुंजाइश है। इसका कृषि से गहरा ताल्लुक है। ऐसे सहकारी संघों की सूची बनाई जा सकती है जो कोको, सुपारी, तिलहन, हैंडलूम व कृषि उत्पादों के क्षेत्र में कार्य कर रहे हों। लेकिन 2 विशिष्ट क्षेत्र हैं, चीनी और दूध। चौथा क्षेत्र है किसान उत्पादक संघ। कंपनी अधिनियम के तहत आने वाले इन संघों को राज्य से केंद्र के अधीन कर दिया गया है। हाल ही गृह स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और शिक्षा के केंद्रीकरण को लेकर जो कुछ हुआ उसे देखते हुए राज्यांतर्गत विषयों के अधिकाधिक केंद्रीकरण के संदर्भ में एफपीओ का विषय केंद्र के अधीन लाना कोई आश्चर्य की बात नहीं। इससे अमूल जैसे संगठनों का केंद्रीकरण हो सकता है, जो कि गुजरात स्थित कोऑपरेटिव है और समूची मूल्य श्रृंखला में राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थित रखता है। चीनी के संदर्भ में भी ऐसा ही हो सकता है। राष्ट्रीयकरण और केंद्रीकरण के इस तरीके का विरोध होना चाहिए। वित्त मंत्री ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाने की घोषणा की है। 2 समितियों को यह कार्यभार सौंपा गया है कि उसका संचालन कैसे होगा। यह दक्षता और तकनीक के नाम पर कोऑपरेटिव्स में निजी निवेश आकर्षित करने का प्लेटफॉर्म साबित होगा। यह काफ़ी कुछ वैसा ही है जैसे कृषि क्षेत्र को निजी बाजार की ओर धकेला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि निजी निवेश बुरा है, लेकिन पिछले दरवाजे से अधिग्रहण के रास्ते खोल कोऑपरेटिव्स को कमज़ोर करने और ख़त्म करने का खेल नहीं खेला जाए, यह भी देखा जाना चाहिए। विफल होते बाजार में कोऑपरेटिव्स ने सदा ही मोल भाव का मौका दिया है। नया मंत्रालय महत्वाकांक्षाओं से अधिक चिंता का सबब बन रहा है। सरकार की
मंशा चाहे जो हो, विचारधारा और नीतिगत विषयों पर बहस होनी चाहिए, बजाय पहचान, जनसंख्या नियंत्रण, मंदिर और धर्म के। जरूरत है कि आर्थिक मुद्दों और आर्थिक शासन संचालन के नज़रिए पर स्वस्थ बहस के लिहाज से ही सही, लेकिन बहस का स्वागत किया जाए। स्टॉप।